हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो कि मौसवी का हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें कि 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन से डील करेंगे। जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ पहले वाले वीडियो को देख लेंगे तो बाकी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो एक क्वेश्चन या फिर एक एक वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो प्रॉपर नहीं कर पाइएगा आप लोग। तो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन जो है, बोल रहा है अ क्लाइंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैज़ अ सडन एपिसोड ऑफ साइनोसिस एंड अ चेंज इन रेस्पिरेशन। ठीक है। द नर्स starts oxygen administration immediately. Legally should the nurse have administered the oxygen? ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि इसमें दो चीज़ पे ही फोकस करना है, कि दो चीज़ आप पे फोकस कर लेंगे क्वेश्चंस को तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। बोल रहा है कि एक जो क्लाइंट है उसको क्या हो रखा है कि सडन एपिसोड ऑफ उसका साइनोसिस हो रहा है और चेंज इन रेस्पिरेशन। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो साइनोसिस के अगर आप पकड़ लेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पे कि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है उसको और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डायरेक्टली क्या लीगली स्टाफ नर्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑक्सीजन की। बस क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है कि क्या स्टाफ नर्स को ऑथराइज्ड हैं ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। बस क्वेश्चन इतना ही है, लैंग्वेज भले ही घुमाया है बट क्वेश्चन इतना ही है। तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि ऑक्सीजन हैड नॉट बीन ऑर्डर्ड एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यही बोल रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया गया है, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट है साइनोसिस देखने को मिल रहा है और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अल्टर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन आप लोग का कट हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है, द सिम्टम वेयर टू वैग्यू फॉर द नर्स टू डिटरमिन अ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन। बोल रहा है कि यहाँ पे जो सिम्टम जो है टू वैग्यू, यहाँ पे जो अगर वर्ड पकड़ लेंगे, लैंग्वेज पकड़ लेंगे इस बुक का, तो आप इजीली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हुए आंसर के पास पहुँच जाएंगे। तो ये ऑप्शन में ये जो दे रखा है टू वैग्यू, मतलब यहाँ इसका मतलब ये होता है कि क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। तो इसमें ऑप्शन में यही बोल रहा है कि जो सिम्टम क्लियर नहीं है कि ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि सिम्टम क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ सिम्टम डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर ऑक्सीजन हम लोग नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, द नर्सेज ऑब्जर्वेशन वेयर सफिशियंट एंड देयर फॉर ऑक्सीजन शुड हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। हम लोग का आंसर यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन नर्स का जो ऑब्जर्वेशन है, देख रही है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्टर हो रहा है और उसको साइनोसिस भी हो रहा है, तो ऑक्सीजन की नीड है ही है। तो इसीलिए क्या करना है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर देना है। और जो लीगली अगर देखा जाए तो स्टाफ नर्स ऑक्सीजन को O2 को एडमिनिस्टर कर सकती है, बट उसका जो फ्लो रहेगा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लो फ्लो पे यानी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट होकर के। क्योंकि अगर पेशेंट का कंडीशन है वैसा तो स्टार्ट कर सकते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इसको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन 4 जो बोल रहा है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन कॉल्ड फॉर एन ऑर्डर बिफोर द नर्स एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि पहले क्या करना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना है। मे भी आप जब तक कॉल करेंगे पेशेंट का और कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है, इसीलिए पहले क्या कर देना है, ऑक्सीजन को स्टार्ट कर देना है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, जो कि आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 ही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, an adolescent is taken to the emergency department for the local hospital after stepping on a nail. The puncture wound is cleansed and a sterile dressing applied. The nurse asks about having had a tetanus immunization. The adolescent responds that all immunizations are up to date. Penicillin is administered and the client is sent home with instructions to return if there is any change in the wound area. A few days later, the client is admitted to the hospital with a diagnosis of tetanus. Legally, what is the nurse's responsibility in this situation? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इसका अगर समझिएगा तो बस 2 लाइन में समझ पाएंगे
कहा यहीं रहा है कि एक एडोलसेंट एक बॉय है, एक मतलब उसको लाया गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और उसको क्या हो रखा है कि उसने एक नील यानी कीला पे कोई एक पैर रख दिया, जिसकी वजह से उसको एक वुंड हो गया है, पंक्चर वुंड हो गया, यानी वो गत गया है, उसके अंदर पैर में चुभ गया है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि उसको लाया गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और उसको उसके वुंड को क्या किया, साफ़ किया है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे साफ़ किया यानी क्लींस यानी साफ़ किया उसको, और स्टाइल ड्रेसिंग उसको लगा दिया गया, ठीक है। नर्स क्या की है वहाँ पे, नर्स पूछी है यानी आस्क हैविंग हैड अ टेटनस इम्यूनाइजेशन का उसने पूछ लिया कि क्या आपको टेटनस इम्यूनाइजेशन लगा हुआ है। तो एडोलसेंट ने क्या बोल दिया है कि, या फिर उसके फैमिली मेम्बर बोले हैं कि हाँ उसको इम्यूनाइजेशन लगा हुआ है, यानी बोल रहा है कि एडोलसेंट रिस्पॉन्ड दैट ऑल इम्यूनाइजेशन आर अप टू डेट, यानी इम्यूनाइजेशन क्या है, अप टू डेट है, यानी इम्यूनाइजेशन लगा हुआ है। बट इसमें गलत क्या है कि जो स्टाफ नर्स जो है वहाँ पे, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि किस डेट में लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का जो डेट होना चाहिए प्रॉपर कि किस डेट में लगा है टीटी इंजेक्शन, तभी आगे अगर टीटी इंजेक्शन विद इन 3 मंथ लगा हुआ होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये मे बी 3 मंथ से पहले का लगा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन्होंने डेट नहीं पूछा है यहाँ, और क्या हो गया कि पेनिसिलिन दे दिया गया है और उसको भेज दिया गया है, और बोला गया है कि इसको भेज दिया गया है, लेकिन इंस्ट्रक्शन रिटर्न इफ देयर इज एनी चेंज इन वुंड, बोला गया है कि अगर कोई भी चेंज होता है वुंड में तो क्या होना है, आपको रिटर्न होना है, आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि पेशेंट फ्यू डेज लेटर द क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्लाइंट फिर से क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है विद द हॉस्पिटल में, और डायग्नोसिस क्या हो रहा है, उसको टेटनस हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है द लीगली व्हाट इज द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे लीगली नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या प्रॉब्लम हुआ है, और इसमें स्टाफ नर्स कैसे जिम्मेवार है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इतने लैंग्वेज में इतना ही निकल के आ रहा है कि पूछना इतना ही चाह रहा है। इसका ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो पहला ऑप्शन दे रखा है द नर्सेज जजमेंट वाज एडिक्वेट एंड द क्लाइंट वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, बोल रहा है कि नर्स का जो जजमेंट था एडिक्वेट था और उसको अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया गया। बोल रहा है जजमेंट क्या था, एडिक्वेट था और उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया गया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट, तो पहले बात डेट नहीं पूछा गया है कि इम्यूनाइजेशन का किस डेट में इम्यूनाइजेशन कराया गया, जिसके लिए ये एडिक्वेट नहीं है, और एक उसका रिजल्ट क्या हुआ कि टेटनस उसको हो गया, तो ये ऑप्शन तो हम लोग कट कर देंगे। नेक्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ टेटनस वाज नॉट फॉरसीन बिकॉज द क्लाइंट वाज इम्यूनाइज, बोल रहा है कि टेटनस जो पॉसिबिलिटी टेटनस का जो क्या है कि नॉट फॉरसीन, मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगाया गया कि उसको मतलब फ्यूचर में या फिर एडवांस ये नहीं देखा गया कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि क्या हो रखा है उसको इम्यूनाइज हो, मतलब बच्चा क्या था, इम्यूनाइज था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इम्यूनाइज तो था, मे बी वो इम्यूनाइज 3 महीने पहले का हो, 6 महीने पहले का हो, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नर्स शुड रूटीनली एडमिनिस्टर्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस आफ्टर सच एन इंजुरी, तो बोल रहा है कि नर्स को क्या करना चाहिए कि रूटीनली एडमिनिस्टर करना चाहिए इम्यूनाइजेशन टेटनस इम्यूनाइज अगेंस्ट टेटनस आफ्टर सच एन इंजुरी। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि रूटीनली जो भी पेशेंट आ रहा है उसको हम लोग इम्यूनाइज कर ही देंगे टेटनस का, ये भी ऑप्शन कट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर ऑप्शन असेसमेंट बाय द नर्स वाज इनकम्प्लीट, देखिए यही ऑप्शन है जो हम लोग का सही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया इनकम्प्लीट है असेसमेंट, जो स्टाफ नर्स का जो असेसमेंट था इनकम्प्लीट था। वो इनकम्प्लीट क्यों था और किस लिए था, सिर्फ उसमें मेन फोकस नहीं किया गया, किसके ऊपर, डेट के ऊपर फोकस नहीं किया गया, क्योंकि डेट रहता तो कंप्लीट हो जाता। उसके बाद बोल रहा है एंड रिजल्ट द ट्रीटमेंट वाज इनसफिशिएंट, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ट्रीटमेंट इनसफिशिएंट हो गया, क्योंकि सिर्फ एक इम्यूनाइजेशन नहीं लगा, उसकी वजह से टीटी का इंजेक्शन नहीं लगने की वजह से जो भी पेनिसिलिन वगैरह जो भी दिया गया था, उसको ट्रीटमेंट दिया गया था, वो क्या हो गया, इनसफिशिएंट हो गया। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, नेक्स्ट जो है 17 नंबर क्वेश्चन, when being interviewed for a position as a registered professional nurse, the applicant is asked to identify an example of intentional tort. What is the appropriate response? इसमें क्या पूछ रखा है इन्होंने कि जो मान लेते हैं कि जो रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स थी, उन्होंने अप्लाई किया, रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स क्या किया कि अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए,
तो वहाँ पे एप्लीकेंट, या एप्लीकेंट कौन है यहाँ पे, स्टाफ नर्स जो अप्लाई किए हैं जॉब के लिए, उनसे पूछा गया कि एक एग्जाम्पल बताइए किस चीज़ का, इंटेंशनल टॉर्ट का। तो वो क्या बताएंगी जो कि अप्रोप्रिएट माना जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करेंगी जो कि माना जाएगा कि इनको नॉलेज है कि टॉर्ट के बारे में, टॉर्ट क्या होता है, और उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यही पूछ रहा है कि इसमें सेंस यही है इस क्वेश्चन का। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है कि जो इंटेंशनल टॉर्ट किसको बोलेंगे, नेग्लिजेंस को बोलेंगे। तो जो नेग्लिजेंस जो होता है इंटेंशनल टॉर्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, अनइंटेंशनल टॉर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस भी एक जो है एक इंटेंशनल टॉर्ट नहीं है, क्योंकि माल प्रैक्टिस क्या होता है कि इसमें कोई भी अगर मिसकंडक्ट होता है या फिर लैक ऑफ स्किल की वजह से क्या हो जाता है, अगर कोई भी हार्म होता है या फिर कोई भी इंजरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये भी इंटेंशनल टॉर्ट नहीं होता है। यहाँ पे लैक ऑफ स्किल है, माल प्रैक्टिस में क्या होता है कि लैक ऑफ स्किल होता है, इसमें लैक ऑफ स्किल होता है, इसमें देखने को मिलता है माल प्रैक्टिस में। तो ये भी एक क्या है कि इंटेंशनल टॉर्ट नहीं। इंटेंशनल का मतलब आप इंटेंशनली किसी को हार्म कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है इंटेंशनल टॉर्ट। तो माल प्रैक्टिस भी नहीं है। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी माल प्रैक्टिस के, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी जो है इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर नहीं आता है। इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर में एक आता है जो कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, फॉल्स इम्प्रिसनमेंट। फॉल्स इम्प्रिसनमेंट, इम्प्रिसनमेंट का मतलब यही होता है कि किसी को भी मानते हैं किसी एक बंद कमरे में जो है, किसी एक रूम में, ये डोर क्लोज है, ये इधर डोर हो गया मानते हैं, और यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और इसको पेशेंट को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को इसमें ला करके बंद कर दिए, या फिर कहीं भी उसको मतलब ऐसे एक चारदीवारी में कैद कर दे रहे हैं, जो कि क्या है, फॉल्स इम्प्रिसनमेंट है। और इसी को क्या बोलते हैं, इंटेंशनल टॉर्ट बोलते हैं। जो इम्प्रिसनमेंट अगर किसी को अगर बंद किया जाता है, उसका दो ही कंडीशन होता है कि या तो वो पेशेंट या फिर वो इंडिविजुअल हार्मफुल है, या फिर उसको हार्म कर सकता है अपने आप को या फिर जो सामने वाले इंडिविजुअल को, तभी उसको बंद किया जाता है। लेकिन अगर वो वैसा कंडीशन का नहीं है, वैसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि खुद को या फिर सामने वाले को हार्म नहीं कर सकता है, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि फॉल्स इम्प्रिसनमेंट, यानी उसको वैसा इंडिविजुअल नहीं है फिर भी आप उसको बंद करके रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंशनल टॉर्ट हो जाएगा। कोई भी अगर पेशेंट आया है, अगर वैसा पेशेंट नहीं है जो कि हार्म करे, और उसको भी आप ले जा करके बंद कर दे रहे हैं किसी कमरे में, उसको बंधक बना ले रहे हैं, बंधक बना देते हैं उसको, तो ये क्या कहलाएगा, एक इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर में आता है, जो कि ऑप्शन यहीं सही है, जो कि 4 नंबर है। नेक्स्ट है 18th नंबर। Several recently licensed registered nurses are discussing whether they should purchase personal professional liability insurance. Which statement indicates the most accurate information about professional liability insurance? बोल रहा है कि डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लाइसेंस रजिस्टर्ड नर्स वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उन लोगों को परचेज करना चाहिए, यानी खरीदना चाहिए क्या, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो बोल रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट, यानी किसको बोलेंगे कि एक, और ये क्या होता है प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, उसी के ऑप्शंस को हम लोग को ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है, इफ़ यू हैव लायबिलिटी इंश्योरेंस यू आर मोस्ट लाइकली टू बी स्यूड। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को क्या करना है कि जो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो होता क्या है, अगर ये चीज़ आपको मालूम रहेगा तो आप लोग इजीली इस चीज़ को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल लायबिलिटी जो इंश्योरेंस जो होता है वो क्या करता है कि सपोज डैट आपसे कोई गलती हो गई, यानी कोई भी इरर हो गया, सपोज डैट कोई भी इरर हो गया, यानी कोई भी इरर हो गया, या फिर आप कुछ गलती कर दिया, या फिर कोई माल प्रैक्टिस आप कर दिए, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, माल प्रैक्टिस आपने कर दिया, यानी आपके फील्ड में, आपके नर्सिंग फील्ड में, या फिर कोई भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ इरर हो गया, या फिर कोई ना कोई गलती हो गई, कोई ना कोई मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपके ऊपर कोई क्लेम कर दिया, यानी आपके ऊपर मे भी केस हो गया। तो ये क्या करता है, अगर ये वाला इंश्योरेंस आप लिए रहेंगे तो आपको हर साइड से, हर एंगल से आपको ये जो इंश्योरेंस है हेल्प करेगा। मे भी आपको कोर्ट केस हो रखा है तो उसमें भी हेल्प कर सकता है, या फिर आपको फाइनेंशियली, या फिर हर साइड से आपको ये इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा। यही ये होता है कि प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो जो भी अगर स्टाफ नर्स चाहें तो इस इंश्योरेंस को वो लोग परस्यू करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी वो लोग प्रैक्टिस करें, उस प्रैक्टिस के दौरान उनसे कोई भी मिस्टेक होता है, या फिर उन पर कोई भी अगर केस करता है, या फिर कोई भी क्लेम करता है, तो उसको उनको क्या मिले, उनसे बेनिफिट मिले, उनसे हेल्प मिल सके उस इंश्योरेंस के द्वारा।
तो ये वाला ऑप्शंस गलत है, ये वाला ऑप्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट है योर एम्प्लॉयर प्रोवाइड यू विद द लायबिलिटी इंश्योरेंस यू विल नीड। बोल रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयर जो है यानी आपको जो रखा है वो आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा ये वाला इंश्योरेंस, बट ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से इसको परचेज करना पड़ता है इस इंश्योरेंस को। नेक्स्ट है लायबिलिटी इंश्योरेंस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल्स वर्किंग इन हॉस्पिटल। ये भी गलत है क्योंकि ये बोल रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर्स या नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, जो कि ये गलत है क्योंकि ये जो भी मेडिकल फील्ड में या फिर जो चाहे डॉक्टर हो गया या फिर स्टाफ नर्स हो गया, सबके लिए ये चीज़ें अवेलेबल है, ये वाला इंश्योरेंस लिया जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि नहीं ले सकते हैं, बट ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें यही बोल रहा है कि स्टाफ नर्स इस इंश्योरेंस को नहीं ले सकते हैं, ये जो कि ये गलत है। नेक्स्ट है पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर्स रिप्रेजेंटेशन इफ़ द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फाइल्स चार्ज अगेंस्ट यू। ठीक है, यही ऑप्शंस सही है। फोर्थ नंबर कि पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या करता है, ऑफर करता है रिप्रेजेंटेशंस इफ़ द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फाइल्स चार्ज अगेंस्ट यू। क्योंकि केस जो भी होता है कि कहाँ पे होता है, जो भी जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं उसी स्टेट में जा कर के कोई केस करता है या फिर उसके जुरिडिक्शन में जो भी कोर्ट होते हैं वहाँ पे केस होते हैं, तो वो डील क्या करता है, स्टेट बोर्ड ही डील करता है, स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ही डील करता है कि जो आप जो भी मिसकंडक्ट किए रहेंगे वो। तो ये वाला ही ऑप्शन जो 4 रहेगा वही ऑप्शन सही है। 19th नंबर क्वेश्चन है अ 3 year old चाइल्ड विद एक्जिमा ऑफ फेस एंड आर्म्स हैज़ disregarded the nurse warning to stop scratching or else the nurse find the toddler scratching so intensely that the arms are bleeding. The nurse then ties the toddler arms the crib side saying I am going to teach you one way or another. How should the nurse behavior be interpreted? इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 3 साल का एक बच्चा है जिसको क्या हो रखा है, एक्जिमा हो रखा है फेस पे और आर्म्स पे, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि बार बार उसको स्क्रैच कर रहा है, मतलब उसको खुजला रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग भी हो जा रहा है, इतना इंटेंसली खुजला रहा है उसको कि वो वहाँ से ब्लीडिंग भी निकल जा रहा है, यानी ब्लड भी आ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या किया, नर्स ने उसको बांध दिया, टाई कर दिया, यानी बांध दिया टोडलर्स के आर्म्स को, कहाँ पे, जो क्रीब है, जो वहाँ पे जो बेड है, क्रीब है वहाँ पे, उसी के साइड रेल्स में उसको उन्होंने हाथ को बांध दिया कि बांध देंगे ताकि वो नहीं खुजलाएगा। और उसमें बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू टीच यू, यहाँ पे बोल रहा है कि उसको हम पढ़ा रहे हैं वन वे और अनदर वे। हाउ शुड, तो ये बिहेवियर जो है स्टाफ नर्स का, ये कैसे इंटरप्रेट इसको किया जाएगा, यानी कैसे इस बिहेवियर का, स्टाफ नर्स का जो बिहेवियर है उसको कैसे हम लोग देखेंगे, इस ऑप्शन में देखना है। दीज एक्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज असॉल्ट एंड बैटरी। बोल रहा है कि जो ये बिहेवियर जो है स्टाफ नर्स का वो किस में आएगा, कि ये जो है क्या, असॉल्ट और बैटरी के अंदर में आएगा। ऑब्वियसली ये किस में आएगा, असॉल्ट और बैटरी के अंदर में आएगा, क्योंकि आप किसी भी मतलब इंडिविजुअल को या फिर किसी भी पेशेंट को आप उसको टाई नहीं कर सकते हैं और ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम आपको टीच करेंगे वन वे और अनदर वे, और वो भी 3 इयर्स का बच्चा है, तो उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये किस में आएगा, असॉल्ट और बैटरी में आएगा, क्योंकि उसका फिजिकली फोर्स है उसमें अप्लाई हो रहा है, उसको टाई किया जा रहा है, उसको बांधा जा रहा है, और वो भी बिना किसी रिटन ऑर्डर के। और उसके लिए एक अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, मिटेन उसके हैंड में लगा देंगे, मिटेन आता है उसके हैंड में आप लगा देंगे ताकि उसके पूरे फिंगर को कवर कर लेगा और इससे खुजलाएगा नहीं। तो यहाँ पे मिटेन का यूज किया जा सकता है, बट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप उसको टाई करके रखें, बांध के रखें। तो ऑप्शंस नंबर 1 है जो करेक्ट है और यही सही है। और बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। द प्रॉब्लम वाज रिजोल्व विद फॉर्ट आउट एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कि ऐसा नहीं है कि आप उसको बांध देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने बोला है, जो कि ये गलत है। स्किन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड द एक्शंस टेकन वेयर बाई अ रीजनेबली प्रूडेंट नर्स। बोल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या जो इन्होंने बांध दिया जिसकी वजह से क्या है कि स्किन क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके अदर मेथड भी हैं, आप उसको टाई करके उसको बांध करके आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जो कि ये गलत है। जो कि हमने बताया था, मीटन लगा दिया जाता है उसके हैंड में ताकि वो स्क्रैच नहीं करेगा, वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बट ये वाला मेथड जो बांधने वाला, टाई करने वाला मेथड गलत है। नेक्स्ट है द नर्स हैड टाइड टू रीजन विद द टोडलर एंड एक्सपेक्टेड
अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। बोल रहा है कि मतलब बांध दिया है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके अंडरस्टैंडिंग को और कोऑपरेशन को। बच्चा जो 3 साल का वो क्या कोऑपरेट करेगा और क्या अंडरस्टैंड करेगा, जो कि इसकी वजह से ये भी ऑप्शंस गलत हो जा रहे हैं। जो कि हम लोग का आंसर है 1 नंबर ऑप्शन फर्स्ट, जो कि सही है, क्योंकि ये असॉल्ट और बैटरी के अंदर में आएगा कि कभी भी टाई करके या बांध के नहीं रख सकते हैं। जब तक टाई और बांधने का या फिर उसको ये करने का एक ही कंडीशन होता है, जो कि हार्म अगर कर सकता है खुद को या फिर सामने वाले इंडिविजुअल को, या हार्म करने वाला रहेगा, तभी उसको बांधा जाता है, वो भी डॉक्टर के रिटन ऑर्डर के बाद ही। तो हम लोग का 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, A nurse is teaching a group of parents about child abuse. What definition of assault should the nurse include in the teaching plan? बोल रहा है कि नर्स इज टीचिंग पेरेंट्स को अबाउट चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बता रहा है। अब कौन सा डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, यानी असॉल्ट का कौन सा डेफिनेशन इंक्लूड करेंगे, कौन सा डेफिनेशन है जो असॉल्ट को डिफाइन करेगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, असॉल्ट इज अ थ्रेट टू डू बैडली हार्म टू अनदर पर्सन। असॉल्ट क्या होता है, या तो थ्रेट बोल सकते हैं या फिर अटेम्प्ट बोल सकते हैं इसको, सिर्फ थ्रेट ही नहीं अटेम्प्ट भी बोल सकते हैं इसको। थ्रेट और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना, थ्रेट, और यहाँ पे अटेम्प्ट भी बोला जा सकता है। थ्रेट कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं। थ्रेट और अटेम्प्ट में क्या होता है कि थ्रेट यानी अगर आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, किसी भी मानते हैं पेशेंट को थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपको ये इंजेक्शन लगा देंगे, यानी जो उसका नीड ही नहीं है फिर भी आप थ्रेट कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगा देंगे, और या फिर उसको अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, यानी कोई भी अगर आप उसको इंजेक्शन जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है फिर भी आप उसको इंजेक्शन डाल दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, या फिर कुछ भी उसको फिजिकल हार्म कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला डेफिनेशन जो है सूट बैठता है कि असॉल्ट का मतलब यही होता है, असॉल्ट इज अ थ्रेट टू डू बॉडीली हार्म, यानी उसके बॉडी के कुछ हार्म पहुंचा रहे हैं जो टू अनदर पर्सन। ये डेफिनेशन सूट करता है, जो कि किस चीज़ का है, असॉल्ट का, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इट इज़ अ लीगल रॉन्ग कमिटेड बाई वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तो जो ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि ये उसके प्रॉपर्टी पे, बट ये जो असॉल्ट जो होता है वो जो पर्सन के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, इट इज़ अ लीगल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक दैट इज पनिशेबल बाय द लॉ। ठीक है, ये जो मतलब जो 3 नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है, बहुत ब्रॉड लेवल पे बोल रहा है। ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो है बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बोल रहा है, ब्रॉड यानी बड़े बड़े लेवल पे, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड इसमें कर ले रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, इट इज़ लीगल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक दैट इज पनिशेबल बाई स्टेट लॉ। स्टेट लॉ के द्वारा पनिशेबल बहुत सारी चीज़ें होती है, असॉल्ट होता है, बैटरी होता है, माल प्रैक्टिस होता है, सारी चीज़ें इसमें आती है। बट ये ऑप्शन नंबर 3 इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड लेवल की बात कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक असॉल्ट की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, असॉल्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो हमने इससे पहले में क्वेश्चन में ही बताया था, जहाँ पे फोर्स आ रहा है वहाँ पे क्या होता है, और फिजिकल फोर्स और उसको हार्म किया जाता है, उसको बोलते हैं बैटरी का एक डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है बैटरी का डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है बैटरी का डेफिनेशन है, जो कि 4 नंबर। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, असॉल्ट का डेफिनेशन पूछा था, असॉल्ट का मतलब पूछा था, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो 1 है वही करेक्ट है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, अ नर्स इज टीचिंग ए स्टाफ मेंबर अबाउट द लीगल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द चाइल्ड अब्यूज। व्हाट डेफिनेशन ऑफ बैटरी शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग। तो इसमें अभी हम लोग जो जस्ट डिस्कस किए थे बैटरी के बारे में, उसी का डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे जस्ट 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो इसका पहला ऑप्शन है, मैलिग्निंग अ पर्सनस कैरेक्टर वाइल थ्रेटनिंग टू डू बॉडीली हार्म, जो कि ये मतलब इसमें ये वाला जो है ऑप्शन जो है ये बैटरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल बैटरी का जो है फोर्स के द्वारा फिजिकल हार्म उसमें होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें,
अ लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। इसमें प्रॉपर्टी आ गया है, इसके लिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात होती है। जो बैटरी जो होता है पर्सन की बात होती है, पर्सन को यानी इंडिविजुअली उसको हार्म किया जाता है, यानी इंडिविजुअल को हार्म किया जाता है, प्रॉपर्टी को हार्म नहीं किया जाता है बैटरी में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3 जो है, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। यही आंसर जो है हम लोग का करेक्ट है क्योंकि हमने जस्ट ऊपर भी डिस्कस किया था, जो बैटरी होता है इसमें फोर्स रखता है और अनदर पर्सन को क्या किया जाता है, हार्म किया जाता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। इसमें प्रॉपर्टी शामिल नहीं होता है, इसमें इंडिविजुअल शामिल होता है और इसमें हार्म किया जाता है इंडिविजुअल को। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का कंप्लीट है और सही है। इसमें क्या होता है कि बैटरी का मतलब ही होता है वो उसको टचिंग कर रहे हैं या फिर ऑफेंसिव मैनर में, अगर उसको टच भी कर रहे हैं बट ऑफेंसिव मैनर में टच कर रहे हैं। मे भी अगर कोई फीमेल लेडी है, अगर उसको यानी फीमेल पेशेंट है, उसको कोई भी हेल्थ पर्सनल के द्वारा मतलब ऑफेंसिव टच भी किया जा रहा है, वो भी किस में आएगा, बैटरी में आएगा। या फिर उसको डायरेक्टली इंजरी किया जा रहा है, अगर उसको ऑफेंसिवली टच भी कर रहे हैं या फिर उसको इंजर्ड भी कर रहे हैं, उसको हार्म भी पहुंचा रहे हैं, वो सब केस में आएगा, बैटरी में ही आता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है, बिहेविंग इन अ वे दैट अ रीजनेबल पर्सन विद द सेम एजुकेशन वुड नॉट, जो कि ये भी आंसर नहीं है। ये किसका ऑप्शन है, मतलब ये किसके ऊपर फिट बैठेगा, ये जो डेफिनेशन है इसका है आपका नेग्लिजेंस का। ये नेग्लिजेंस का डेफिनेशन फिट बैठता है। सपोज दैट आप एजुकेटेड हैं, जीएनए में बीएससी कर रखे हैं, लेकिन आपके जो स्टैंडर्ड है, आपके जो बारे मतलब जो स्पेसिफिक जो नॉलेज होने के बावजूद भी आपके लेवल का अगर कोई बंदा वो काम नहीं कर सकता है, फिर नहीं करेगा, बट आप वो काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंस बोलते हैं। सपोज दैट आपको बोला जा गया है कि आप पढ़े हैं कि सपोज दैट कि कोई भी अगर पेशेंट को अगर अब बुला रहा है उसको कोई सेफ्टी बेल्ट से या फिर कैसे भी बुला रहा है आपको, कुछ उसको हो सकता है कोई भी मतलब वर्क पड़ा हो और पेशेंट आपको कॉल कर रहा है, बुला रहा है, बट आप उसको बोल रहे हैं कि आप रुक जाइए थोड़ी देर, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं, और आप कहीं दूसरे काम में बिजी हो गए या फिर कुछ दूसरे काम कर रहे हैं, बैठे रह गए और पेशेंट को कुछ हार्म हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई उसको, तो वो क्या होता है, नेग्लिजेंस में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो डिफाइन कर रहा है नेग्लिजेंस को डिफाइन कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अ टोडलर स्क्रीम्स एंड क्राइज नॉइजली आफ्टर पेरेंटल विजिट डिस्टर्बिंग ऑल द अदर children. When the crying is particularly loud and prolonged, the nurse puts the crib in a separate room and closes the door. The toddler is left there until the crying ceases, a matter of 30 to 45 minutes. Legally, how should this behavior be interpreted? ये क्वेश्चन बस इतना ही कहना चाह रहा है कि एक टोडलर है, एक बच्चा है जो कि स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है आफ्टर पेरेंट के विजिट के बाद, यानी मान लेते हैं कि जो पेरेंट आया उसके और पेरेंट आकर के चले गए, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टोडलर है वो रोने लगा, चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। और इसके लिए क्या किया कि जो स्टाफ नर्स है उन्होंने क्या कर दिया कि उसके जो क्रीब है, उसका जो बेड है, उठा करके ले जा करके किसी सेपरेट रूम में उसको रख दिया गया और उसको डोर को बंद कर दिया गया। लगभग कितने देर तक, 30 से 45 मिनट तक उसको वहीं पे छोड़ दिया गया, और जब तक वो चुप नहीं हो गया तब तक उसको नहीं लाया गया। और वो कितने देर के बाद चुप हो गया, तो 30 से 45 मिनट के बाद वो चुप हो गया, उसके बाद उसको लाया गया। तो पूछ ये रहा है कि लीगली हाउ शुड दिस बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड। तो लीगली इस बिहेवियर, स्टाफ नर्स का जो बिहेवियर है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा, जो नर्सिंग ऑफिसर का बिहेवियर है। तो पहला ऑप्शन से इसमें दे रखा है कि लिमिट हैड टू बी सेट टू कंट्रोल द चाइल्ड क्राइम। बोल रहा है कि ठीक बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर है कि क्योंकि लिमिट सेट करना चाहिए। जो बोल रहा है कि लिमिट हैड टू बी सेट टू कंट्रोल द चाइल्ड क्राइम, क्योंकि इसमें लिमिट सेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स आए थे और वो उसको छोड़ के मतलब वहाँ पे रख के विजिटिंग टाइम ख़त्म हो गया हो तो चले गए होंगे। तो यहाँ पे लिमिट सेट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको इमोशनल अटैच है, उसका पेरेंट्स चले गए थे इसलिए रो रहा है, तो इसमें लिमिट सेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट है जो 2 नंबर जो ऑप्शन है, द चाइल्ड हैड अ राइट टू रिमेन इन द रूम विद अदर चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड का राइट है वहाँ पे रहने के लिए, जो भी चिल्ड्रन वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो जिस वार्ड में पहले था उस वार्ड में अभी भी उसका रहने का एक राइट है, उसको आप अलग नहीं रख सकते हैं, उसको आप किसी कमरे में ले जाकर के बंद नहीं कर सकते हैं। ये चाइल्ड का ये राइट है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का सही है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड हैड टू बी
रिमूव बिकॉज अदर चिल्ड्रेन नीड टू बी कंसिडर्ड। बोल रहा है कि चाइल्ड को रिमूव करना सही है क्योंकि बाकी के चिल्ड्रेन जो हैं, अदर चिल्ड्रेन हैं, उनको भी कंसिडर करना है। तो कंसिडर कोई ऐसा नहीं है कि जो बाकी के चिल्ड्रेन को ये चिल्ड्रेन जो है हार्म कर रहा है, हार्म इन द सेंस कि उनको मार रहा है, पीट रहा है, फिर कुछ भी किसी भी तरीक़ा से वो अगर हार्म कर रहा है, तो ऐसा है नहीं। वो रो रहा है तो मे बी वो इरिटेट कर रहा है, इरिटेटिंग हो सकता है रोना एक, लेकिन वो हार्म नहीं कर रहा है, इसीलिए आप उसको दूसरे कमरे में ले जा करके बंद नहीं कर सकते हैं, जो कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ द चाइल्ड फॉर मोर देन हाफ एन आवर वाज टू लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम। बोल रहा है कि आधे घंटे से ज़्यादा है उसको सेग्रीगेट किया गया, अलग रखा गया, इसीलिए क्या है, मतलब गलत है ये कि, तो ऐसा नहीं है। आप आधे घंटे के लिए नहीं, 1-2 मिनट के लिए भी आप उसको ले आकर के बंद नहीं कर सकते हैं। आधे घंटे दूर की बात है, उसको हटा ही नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक वो हार्म नहीं कर रहा है तब तक। तो इसलिए उसको वहीं पे रहने देना है जहाँ पे वो रो रहा है, जिस वार्ड में रो रहा है। तो बाकी चिल्ड्रन के साथ में जहाँ पे था वो पहले, वहाँ पे अभी भी उसको वहीं पे रहने देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अ प्रेग्नेंट वुमेन इज एडमिटेड विद अ टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्लासेंटा प्रेविया। द नर्स इम्प्लीमेंट्स ऑर्डर टू स्टार्ट एन IV infusion, administer oxygen and draw blood for laboratory test. The client apprehension is increasing and she asks the nurse what is happening. The nurse tells her not to worry, that she is going to be all right and that everything is under control. What is the best interpretation of the nurse's statement? देखिए ये क्वेश्चन इतना लंबा है बट कहना एक ही चीज़ चाह रहा है कि कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसको डायग्नोसिस टेंटेटिव डायग्नोसिस है, यानी मे भी उसको माना गया कि हो सकता है कि उसको प्लासेंटा प्रीविया, अभी कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है। तो इसके लिए क्या कर दिया गया कि उसको जो इम्प्लीमेंट करे नर्स, क्या करे, इम्प्लीमेंट करे जो भी उसको जो नर्सिंग ऑफिसर को ऑर्डर मिला है, यानी जो उसको जो ऑर्डर दिया गया है रिटन ऑर्डर, वो उसको इम्प्लीमेंट करे। जैसे कि इन्फ्यूजन, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रही है, ब्लड को निकाल रहे, ड्रॉ कर रही लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। तो क्या हो गया कि जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो थोड़ा चिंतित हो गई, पूछ रहे हैं कि क्या मैटर है, क्या बात है। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, ये सब हो रहा है। तो नर्स क्या बोल रही हैं कि नॉट टू वरी, आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ ठीक है, गोइंग टू बी ऑल राइट, मतलब सब चीज़ सही होने वाला है, सही हो जाएगा, आपको आराम से रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा जो ये रिस्पॉन्ड किए हैं जो नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा ये रिस्पॉन्ड किया गया है, तो ये क्या दिखा रहा है, मतलब इसको आप कैसे इंटरप्रेट कीजिएगा, इस चीज़ को कैसे लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडिक्वेट बिकॉज द प्रिपरेशन आर रूटीन एंड नीड नो एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि एडिक्वेट है, ठीक है, जो भी स्टाफ नर्स ने बोला है, नर्सिंग ऑफिसर ने बोला है वो ठीक है, क्योंकि क्या है, एडिक्वेट है क्योंकि ये जो रूटीन प्रिपरेशन है, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये गलत है, क्योंकि कभी भी चाहे कोई भी प्रोसीजर हो आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ता है, जो भी क्लाइंट है, पेशेंट है। नेक्स्ट है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। इफेक्टिव बिकॉज द क्लाइंट एंजाइटी वुड इंक्रीज इफ़ सी न्यू द डेंजर इन्वॉल्व। बोल रहा है कि इफेक्टिव है, सही है, क्योंकि अगर क्लाइंट का एंजाइटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर वो जान जाएंगी कि क्या क्या डेंजर हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप पेशेंट को नहीं बताइएगा और आप कोई भी प्रोसीजर कीजिएगा तो उनके दिमाग में तरह तरह का ख्याल आएगा, जिससे उनका और एंजाइटी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बता देने से बढ़ेगा, नहीं, आप नहीं बताइएगा तो और बढ़ेगा, लेकिन बता दीजिएगा, उनको पता होगा कि इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, तो वो चीज़ वो समझ जाएंगी, उनको पता चलेगा, जो भी लेडी हैं प्रेग्नेंट लेडी, उनको वो चीज़ का अवेयरनेस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है, ये चीज़ हमारे साथ आगे होने वाला है, तो एंजाइटी का लेवल वैसे डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चनेबल बिकॉज द क्लाइंट हैज़ द राइट टू नो व्हाट ट्रीटमेंट इज़ बीइंग गिवन एंड वाई। ये ऑप्शन हम लोग का सही है, क्योंकि ये जो नर्सिंग ऑफिसर का जो उन्होंने बताया है कि आप सही रहे, आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल थिंग इज राइट, तो ये सब चीज़ क्वेश्चनेबल है, ये ऐसा रिस्पॉन्ड कभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसका एक राइट है, क्लाइंट का क्या है, एक राइट है उसको जानने का, नो व्हाट ट्रीटमेंट इज़ बीइंग गिवन एंड वाई, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, ये पेशेंट का राइट है जानने का, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट बिकॉज ओनली द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड ऑफर एश्योरेंस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ केयर। वो रहा है कि इनकरेक्ट है क्योंकि सिर्फ
हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं यानी वही दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, या फिर कुछ भी बताएंगे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी देने पड़ते हैं जो कि आपके मतलब कंट्रोल में, या फिर जो आपके को देने वाले इन्फॉर्मेशन है आप भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही इन्फॉर्मेशन देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी। कि जो इनिशियली स्टाफ नर्स या जो नर्सिंग ऑफिसर हैं क्या करेंगी, इनिशियली वो क्या करेंगी, इनिशियली व्हेन जब भी कंसेंट दिया जा रहा है सर्जरी के लिए, तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे उसको इनिशियली। तो पहला ऑप्शन है डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्व इन सर्जरी। जब भी कंसेंट लेने जाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इन सर्जरी में। तो ये काम नर्सिंग ऑफिसर का काम नहीं है, एनओ का काम है, ये नर्सिंग ऑफिसर का काम नहीं है। ये किसका काम है, सर्जन का काम है, सर्जन का काम है। ये जो भी रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है ये चीज़ कौन बताएगा, सर्जन बताएगा। इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर इज़ रूटीन फॉर एनी सर्जरी। ठीक है, ये तो मानते हैं कि हाँ मतलब ये चीज़ होता है, ये चीज़ है बताएंगे कि हाँ ये रूटीन है फॉर एनी सर्जरी। कोई भी सर्जरी होता है तो उसमें इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है। बट मे भी इससे भी अच्छा कोई ऑप्शंस मिल जाए तो हम लोग आगे भी ऑप्शन पे देखेंगे। नेक्स्ट है विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विद नर्सेज सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी सही है कि हाँ क्लाइंट का सिग्नेचर को हम लोग देखेंगे, विटनेस करेंगे, क्या पता उसकी जगह पर कोई और साइन कर दे, तो ये भी सही है। अब इससे भी अच्छा हम लोग कुछ ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, बोल रहा है कि डिटरमिन वेदर द क्लाइंट नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहा 4th नंबर। क्योंकि क्या करना है कि पहले क्या बोल रहा है उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है इनिशियली मतलब सबसे पहले क्या करेंगे। तो उसको क्या करना है कि डिटरमिन करना है, जानना है कि क्या उसका जो क्लाइंट का जो नॉलेज लेवल है इज सफिशिएंट है टू गिव द कंसेंट। मतलब क्या पता वो कोमा में हो, या फिर उसका नॉलेज उसका डिसोरिएंटेड हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा हो कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर उसका लैंग्वेज बैरियर हो। मतलब उसको पहले समझना है कि जो भी हम बता रहे हैं वो समझने के वो लायक अभी है कि नहीं है, तभी उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला काम ये करना है कि उसके नॉलेज को पहले असेस करना है कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज कंसेंट देने के लायक है कि नहीं है, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है और सबसे अच्छा आंसर यही है, और ये आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर 4 ही। नेक्स्ट है 25 number questions. A client who has been told she need a hysterectomy for cervical cancer is upset about being unable to have a third child. What is the next nursing action? बोल रहा है कि एक क्लाइंट है उसको क्या है होने वाला है, हिस्टेरेक्टोमी होने वाला है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है, हिस्टेरेक्टोमी जो होता है उसमें जो यूट्रस जो है उसको रिमूव किया जाता है। यूट्रस का रिमूवल यानी सर्जरी करके रिमूव किया जाता है किस चीज़ को, यूट्रस को। तो ऑब्वियस बात है जब यूट्रस ही रिमूव हो जाएगा तो फर्दर क्या होगा, कोई भी बच्चा कंसीव होकर के उसका वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होगा और वहाँ पे उसका ग्रोइंग नहीं होगा। वहाँ पे यूट्रस में ही बेबी ग्रो करता है, तो वहाँ पे यूट्रस को रिमूव ही कर देंगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा नेक्स्ट बच्चा। और इसीलिए क्या है कि सर्वाइकल कैंसर के द्वारा ही, मतलब उसको सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी वजह से रिमूव किया जाता है। जो मानते हैं सपोज दैट ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस है, तो यहाँ पे जो सर्विक्स जो होता है यहाँ पे क्या है कैंसर हो रखा है, यहाँ पे कैंसर हो रखा है और इसके लिए पूरा यूट्रस को हम लोग यहाँ पे सर्जरी के द्वारा रिमूव होने वाला है, तो बच्चा उसको नेक्स्ट बच्चा पैदा नहीं होगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो पेशेंट जो है कंसर्न है उसको ये अपसेट है, क्योंकि उसको तीसरा बच्चा भी चाहिए, यानी उसको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं बट इसको थर्ड बेबी भी चाहिए। तो इसीलिए नर्सिंग का जो एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट जो नर्सिंग ऑफिसर का क्या एक्शन होगा। तो पहले है फर्स्ट ऑप्शंस, इवेलुएट हर विलिंगनेस टू परस्यू एडॉप्शंस। मतलब इवेलुएट करना है कि उसका क्या विलिंगनेस है, क्या वो मतलब वो चाहती है कि कोई बेबी को एडॉप्ट करना। तो ये पेशेंट का जो है पर्सनल चॉइस है, उसका मतलब आप उसको नहीं बोल सकते हैं, फिर नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अडॉप्ट कर लीजिए, या फिर उसका पर्सनल चॉइस है, वो उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, बट नेक्स्ट है इनकरेज हर टू, क्योंकि डायरेक्ट वो उसका जो अपसेट है और उसका फोकस है वो चीज़ यहाँ पे डील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका एडॉप्टेशन करना नहीं करना उसका पर्सनल चॉइस है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन तो
गलत हो जाएगा क्योंकि उसका अपसेट इससे कंप्लीट नहीं होगा, यानी रिजोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है इनकरेज हर टू फोकस ऑन हर ऑन रिकवरी। बोल रहा है कि नहीं, आप बच्चे को छोड़िए और बस आप फोकस कीजिए किस पे, हर ऑन रिकवरी, अपने रिकवरी पे छोड़िए, अभी बच्चे को छोड़ दीजिए और अपने रिकवरी पे देखिए। वो उसको भी पता है लेकिन फिर भी लेकिन वो अपसेट है किसके लिए, थर्ड बच्चा के लिए, तो आप इसको भी नहीं बता सकते क्योंकि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम उसका यहाँ से डील नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका फोकस है तीसरा बच्चे के लिए। नेक्स्ट है एम्फेसाइज डैट शी डज हैव 2 चिल्ड्रेन ऑलरेडी। तो हम लोग को क्या बताएंगे, एम्फेसाइज करें, बताएंगे क्या आपको तो 2 चिल्ड्रेन ऑलरेडी है, 2 बेबी तो आपको है ही, तीसरा बेबी क्यों चाहिए, ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी पर्सनल चॉइस है पेशेंट का, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है इंश्योर डैट अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर विल बी एक्सप्लोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ये बोल रहा है कि उसको क्या करना है, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हम बताएंगे। हो सकता है लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताएं या फिर जो भी अदर ऑप्शंस है, या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर्स उनको बताएंगे कि हाँ ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर आप चाहती हैं थर्ड बेबी तो आप कर सकती हैं, बट इसके अलावा हिस्टेक्टोमी ना करके हम लोग दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। तो इसीलिए ये चौथा नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसको पहले डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जो पेशेंट है उसको थर्ड बेबी भी चाहिए, तो पूरा प्रॉपर हिस्टेरेक्टोमी नहीं कर सकते हैं, पूरा यूट्रस नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब पूरा यूट्रस निकल जाएगा तो जो पेशेंट है थर्ड बेबी को कंसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, अ फैमिली ऑफ ओल्डर एडल्ट हु इज एफेजिक रिपोर्ट टू द नर्स मैनेजर दैट द primary nurse failed to obtain a signed consent before inserting an indwelling catheter to measure hourly output. What should the nurse manager consider before responding? बोल रहा है कि एक फैमिली मेम्बर आया और जो नर्स मैनेजर को बता रहा है, बोल रहा है कि जो एक पेशेंट है जो एफेजिक है और वो उसको क्या किया गया कि जो फॉली कैथेटर उसको लगा हुआ है और उसमें कंसेंट नहीं लिया गया। कंसेंट बोल रहा है कि कंसेंट नहीं लिया बिफोर इंसर्टिंग इंडवेलिंग कैथेटर टू मेजर आवरली आउटपुट, क्योंकि आवरली आउटपुट उसको देखना है कितना आउटपुट हो रहा है, उसके लिए क्या किया इन्होंने, जो नर्सिंग ऑफिसर ने इंडवेलिंग कैथेटर लगाया और मेजर किया आउटपुट को, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंसेंट नहीं लिया। इसी का कंप्लेन लेकर के उसका फैमिली मेम्बर आया है किसके पास, नर्स मैनेजर के पास। तो बोल रहा है कि व्हाट शुड द नर्स मैनेजर क्या कंसीडर करेगी पहले बिफोर रिस्पॉन्ड करने से पहले। तो पहला ऑप्शन है प्रोसीजर फॉर अ क्लाइंट बेनिफिट डू नॉट रिक्वायर अ साइन कंसेंट। क्या ये नर्स मैनेजर ये बोलेंगी कि ये क्लाइंट के बेनिफिट के लिए है इसलिए कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोसीजर होता है क्लाइंट के बेनिफिट के लिए ही होता है, बट फिर भी यहाँ पे कंसेंट लिया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गया हो। नेक्स्ट है क्लाइंट हु आर एफेजिक आर इनकैपेबल ऑफ साइनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट। क्योंकि क्लाइंट है वो एफेजिक है इसलिए वो कंसेंट नहीं देगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप चाहे उसका कोई भी पेशेंट हो, उसका इवन मेंटल स्टेटस भी प्रॉपर हो या ना हो, फिर भी उसको उसके लेवल पे जा कर के एक्सप्लेन किया जाता है ईच एंड एवरीथिंग, इसीलिए ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ सेपरेट साइंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट इज़ अननेसेसरी। बोल रहा है कि सेपरेट साइंड कंसेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि सेपरेट साइंड इन्फॉर्म कंसेंट क्या आपको मतलब जो कि कंसेंट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, यानी नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सपोज डेट उसको आवरली उसको अगर आउटपुट चेक कर रहे हैं तो क्या हर एक घंटे पे उसको इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं बीपी आप आवरली चार्ट कर रहे हैं तो बीपी के लिए हर आवरली उसको इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि जो एडमिशन के टाइम पे ही उसका इन्फॉर्म कंसेंट पहली बार जो ले लिया जाता है वहीं ये रूटीन प्रोसीजर के लिए सफिशिएंट होता है। बट मे भी सर्जरी के लिए या फिर स्पेशल कोई प्रोसीजर हो उस टाइम पे स्पेशली उसके लिए आप लोग इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, बट रूटीन प्रोसीजर या रूटीन मतलब जो रूटीन ट्रीटमेंट है उसके लिए सेपरेट इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। यही चीज़ वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इंटरवेंशन विदाउट अ क्लाइंट साइंड कंसेंट इज एन इन्वेजन ऑफ राइट। बोल रहा है कि स्पेसिफिक इंटरवेंशन विदाउट अ क्लाइंट साइंड कंसेंट इज इन्वेजन ऑफ राइट। बोल रहा है कि ये मतलब
क्लाइंट के राइट को इन्वेजन किया गया है, जो कि अगर इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया गया है तो। बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ट्रीटमेंट उसका रूटीन है, इसलिए बार बार कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी उसका राइट का इन्वेजन नहीं हुआ है। अगर राइट का इन्वेजन तब होता है जब अगर उसको सर्जरी होने वाले होते फिर भी आप कंसेंट नहीं ले रहे हैं, तो तब उसका राइट का इन्वेजन होता वहाँ पे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो इसका 27 नंबर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पिछला वीडियो भी जा करके देख लीजिए। ओके, थैंक यू।